जो चाहूं तो फलक के चांद तारों को यहां रख दूं। मैं एक मजदूर हूं, मुझे यकीन है अपनी कुव्वत पर। जो हूं खामोश तो दरिया, जो बोलूं तो बिजलियां राख कर दूं। नमस्कार, मैं हूं गुंजन। आज 1 मई है, यानी विश्व मजदूर दिवस। इसी पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बंधे हाथ। भारत में 15 जून 1923 को पहली बार मई दिवस मनाया गया, यानी पूरा एक दिन मजदूर वर्ग को समर्पित। हैरानी की बात तो यह है कि भारत में मजदूर वर्ग के लिए लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा कानून हैं, लेकिन फिर भी मजदूरों की स्थिति दयनीय है। आज भी रोज की आमदनी उनके हाथ बांधे रखती है। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। $1886 में मजदूरों ने पहली बार शिकागो शहर में रैली निकाली थी, तो उनकी एक ही मांग थी कि हमारे काम के घंटे 8 घंटे होने चाहिए। पुलिस ने उनके ऊपर गोलियां चलाईं, जिसमें कई मजदूर शहीद हुए। अंततः उनकी बात मानी गई, काम के 8 घंटे तय किए गए। उसी की याद में हम मई दिवस या मजदूर दिवस मनाते हैं। लेकिन मजदूर आंदोलन के सामने जो समस्याएं उस वक्त थीं, इतने सालों के बाद भी जस की तस हैं। एक अनुमान के मुताबिक 36 करोड़ मजदूर हैं, जिनके जीवन में अभी भी कई समस्याएं हैं। इन 36 करोड़ मजदूरों में से 95% असंगठित क्षेत्र में हैं। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के लिए न तो कार्य के घंटे निर्धारित हैं, न ही कोई वेतन आयोग है। उनके लिए न ही काम की निश्चितता है, न ही कोई नियम कानून है, न ही सामाजिक सुरक्षा, न काम करने के लिए सुरक्षित माहौल है। इनके हित के लिए बने किसी भी सरकारी कानून को ठीक से लागू नहीं किया जाता है। मजदूर के खिलाफ देश में शोषण का साम्राज्य अब भी कायम है। आजादी के इतने सालों बाद भी इनकी दशा में कोई सुधार नहीं हो पाया है। इनके लिए आजादी मिलने और लोकतंत्र का राज कायम होने का कोई मतलब नहीं है। ये आज भी उतने ही शोषित हैं जितना गुलामी के दौरान थे। मजदूरों के वेतन और भत्ते में कटौती होती है। यहाँ तक कि श्रमिकों से 12 घंटे की हाड़ तोड़ मेहनत के बावजूद उनको साप्ताहिक अवकाश भी नहीं दिया जाता। उन्हें मूलभूत सुविधाएं तक नहीं प्राप्त हो पाती, जिसमें काम की उचित जगह, साफ वातावरण, नियमित चाय पानी, शौचालय की व्यवस्था आदि शामिल हैं। 1 मई विश्व मजदूर दिवस एक औपचारिकता न बने और कुछ ठोस निष्कर्ष निकले, इसके लिए जरूरी है कि हम श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन करें। तभी समाज के इस निम्न वर्ग का भला हो सकता है। तभी हम मजदूर दिवस को सार्थक बना सकते हैं। तो क्यों है देश में मजदूरों की स्थिति इतनी दयनीय? आखिर इतने कानून होने के बावजूद भी मजदूर वर्ग के हाथ क्यों बंधे हैं? आखिर कब तक 1 मई सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रहेगा? इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अधिवक्ता विवेक नासा। वेलकम सर। और उसके बाद हमारे साथ हैं समाज सेवी हैं रमन शर्मा जी। नमस्कार सर। वकील साहब, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप ही से है कि अगर मैं मजदूरों की बात करूं, यानी कि कानून के जो लॉज हैं उनकी बात करूं, तो क्या डिस्क्रिप्शन है? कौन आता है इस वर्ग में? कौन है ये मजदूर? जी, अगर मजदूरों की बात करें कानूनन, तो मजदूर कौन है? कोई भी लेबर या फिर वर्कमैन। वर्कमैन की डेफिनेशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में है। वो कोई भी व्यक्ति जो किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, चाहे वो अनस्किल्ड है या स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है या हाईली स्किल्ड है, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि क्लरिकल अपने क्लरिकल काम कर रहा है या किसी सुपरवाइजर कैपेसिटी में काम कर रहा है, या कोई स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, इस तरीके के कोई भी व्यक्ति वो वर्कमैन के डेफिनेशन में आएंगे। ये बहुत वाइड डेफिनेशन है, जिसमें कि ज्यादातर मजदूर और ज्यादातर वर्कमैन जो भी इंडस्ट्री में काम करते हैं वो इसकी डेफिनेशन में कवर हो जाते हैं। हाँ, ये है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में है या फिर मैनेजरल कैपेसिटी में है, वो वर्कमैन के डेफिनेशन से बाहर होते हैं। वकील साहब, ये तो आपने कानूनन हमें समझाया क्या है। इसका मतलब ये है कि जो ईंट गारा ढो रहा है वो भी इसी वर्ग में आएगा, और जो एसी दफ्तर में बैठ के लिखा पढ़त का काम कर रहा है वो भी इसी वर्ग में आता है जी। रमन साहब, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि हम 1923 से वर्ल्ड लेबर डे मना रहे हैं। भारत में 1923 से मनाना शुरू कर दिया है। 90 सालों से ज्यादा हो गए हैं। क्या बदला? कुछ बदलाव नहीं हुआ है। हम रोज ये देखते हैं। मैं आपको एक रिक्शा वाले की कहानी बता सकता हूँ, जो 18 साल 16 साल की उम्र से रिक्शा चलाना शुरू करता है
और जब वो 60-65 में आके उसके शरीर में जान नहीं बचती है तो उसके पास कुछ करने के लिए नहीं होता और उसको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई लॉ उसकी हेल्प नहीं करता, कोई पॉलिसी नहीं है। और ऐसे बहुत सारे रिक्शा वाले हैं जो बहुत जल्दी मर जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके पास ना तो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, ना उनके पास खाने के लिए प्रॉपर फूड होता है। तो पॉलिसीज क्या है? पॉलिसीज हमारे कंट्री के अंदर पॉलिसीज ये हैं कि अगर कहीं यूनियन है और वो आवाज उठा सकती है तो उनको कोई 5-7-10% आप दे दीजिए, बाकी कुछ नहीं, आप लड़ते रहिए, कोई हल नहीं निकलने वाला। इसके लिए जब तक एक सरकार जो सोच रखती हो, जो संवेदनशील हो, तभी ये बदलाव आएगा, ऐसे बदलाव नहीं आ सकते। अगर आप दूसरी साइड में आप ये देखिए कि एक मजदूर जो ईंट के भट्टे पे काम कर रहा है या एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, इनकी जो वर्किंग है अप्रोक्सीमेटली 18 घंटे की वर्किंग है जी। और ये सरकारी रिकॉर्ड में है। हम लेबर कमिश्नर के पास इनकी कंप्लेंट करते हैं, हम इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक इनकी पिटीशन में लेके गया हूं। हाउसिंग पॉलिसी में ये नहीं आ पाते क्योंकि आप रिक्शा चलाने वाला या ऑटो रिक्शा चलाने वाला, उसके पास राशन कार्ड ही नहीं होता, उसके पास जो लोकल स्टेट के अंदर आई कार्ड्स चाहिए वो फैसिलिटी नहीं है। उसके लिए हमने ह्यूमन राइट कमीशन में केस किया जी। जब तक आप प्रॉपर एक सिस्टम उसको फॉलो नहीं करवाएंगे, एक क्लर्क है जो ये सारी चीजें उनको मुहैया करवाता है, जो इनके लोन प्रोवाइड कराता है, वो फाइल पे बैठा रहता है जब तक उसको रिश्वत नहीं मिलती। इन लोगों के पास पैसा नहीं होता है तो रिश्वत जा नहीं पाती। यानी करप्शन यहां भी व्याप्त है बहुत ज्यादा। और अगर आप इनके डीप में जाएंगे, सिविल हॉस्पिटल में हम अगर पेशेंट को लेके जाते हैं, जब तक हम साथ खड़े हैं उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके बाद उनको साइड में बिस्तर से भी उतार दिया जाता है। आप किसी भी सेगमेंट में चले जाइए, इवन सरकारी दफ्तर के अंदर जो क्लास 4 एम्प्लॉइज हैं उनका इशू हमने उठाया। बहुत बढ़िया चीज सामने आई, हुडा के अंदर पॉलिसीज हैं हीवो के नाम से, जो हाउसिंग है जी जी। अब एक जो क्लास 4 एम्प्लॉय है उसकी तनख्वाह 8 से ये जो पॉलिसी है हुडा की, ये किस वर्ग के मजदूरों के लिए? क्लास 4 के लिए मैं बता रहा हूं मैं आपको, 8 से 11,000 के बीच में पड़ते हैं। पर उस मकान यानी कि 8 से 11,000 वेतन जो पा रहा है वो निम्न वर्ग में आता है। हाँ, और उसकी जो हाउसिंग इंस्टॉलमेंट जाएगी वो करीब 14,000 रुपए बैठेगी। यानी आय से अधिक। पॉलिसी मैच ही नहीं कर रही है। बिल्कुल। या तो वो करप्शन करेगा या दूसरे मींस अडॉप्ट करेगा, बिजनेस करेगा, कुछ भी करेगा अगर उसको उस पॉलिसी में आना है। नहीं तो ये पॉलिसी उसके लिए है ही नहीं। तो आपने पॉलिसी ही गलत बनाई है, मिसमैच हो रहा है। अगर आप सरकार में फिर आगे चले जाइए, बीपीएल कार्ड 8-9 हजार कमाने वालों को मिल जाता है, पर सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलता। अब वो फैसिलिटीज उसको नहीं मिलेंगी तो आपकी पॉलिसी फिर मिसमैच हो रही है। इसके एक स्टेप और आगे, पुलिस में सरकारी अधिकारी को अगर नहीं मिलता है तो वो तो ऑलरेडी एक मलाईदार पद पर है, अगर माना जा रहा है। क्लास 4 की बात कर रहा हूं, अधिकारी की क्लास 4 भी ज्यादा ही कमा लेता है सरकारी की अगर मैं बात करूं। कमा रहा होगा। आपने उसको फोर्स किया है कि वो दूसरे मीन्स अडॉप्ट करे, तो आप उसको क्राइम की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूं, आप अगर इनकी बात कर रहे हैं तो मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। एक हवालदार है, हवालदार क्यों आपसे रिश्वत लेगा? क्यों आपके चलान के बदले में पैसा अपनी जेब में डालेगा? वो आदत बन गई है सर। 8 से 10,000 रुपए सैलरी है। आदत बन गई है। आदत हम ही ने बनाई है, हमारे सिस्टम ने बनाई है। वो जो नए लड़के आते हैं वो रिश्वत नहीं लेना चाहते, वो ड्यूटी अच्छे से करना चाहते हैं, पर जब 20 तारीख को उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं होगा, उसको ड्यूटी पे आना है, उसके लिए पेट्रोल के पैसे स्कूटर के लिए या जो भी मीन्स हैं उनके लिए पैसा नहीं होगा, वो क्या करेगा? जब तक हमारी पॉलिसीज मैच नहीं करेंगी और हम लोग सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे और इनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, हम इनकी आवाज नहीं उठाते हैं, हम इनकी कंप्लेंट्स करते हैं, इनकी वॉइस नहीं बनते। जब तक हम वॉइस नहीं बनेंगे ये सिस्टम ठीक नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। चलो, तो आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बंधे हाथ। इस पे आपकी कोई राय हो, आज वर्ल्ड लेबर डे है, इस पे आप कोई कॉल करना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, कोई सवाल हो आपका, तो यू आर मोस्ट वेलकम। हमारे नंबर स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। रमन साहब, आपने बताया पॉलिसीज मैच नहीं करती हैं, तो ये भी कोई पॉलिटिकल फंडा है कि पहले ही पॉलिसीज ऐसी बनाओ कि मैच ही ना करें, हमें कुछ करना ही ना पड़े, या कुछ ऐसा है मिसमैचिंग की हो जाती है बाय चांस? वोटर आपके साथ क्यों जुड़ेगा? उसको कोई जरूरत होगी तभी आपके साथ जुड़ेगा, तभी आपके
हाथ पांव जोड़ेगा, या सरकारी अफसर जो कुर्सी पे बैठा है उसको रिश्वत तब मिलेगी जब कोई इशू जो है उसके ऑफिस में आएगा। ऑफिस में आएगा, वो इस पोजीशन में होगा डिसीजन देने के। अगर कोई मजदूर काम कर रहा है और वो सीवर के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, जी जी, अब वहां पे जो फैसला होता है, उस फैसले के एवज में अगर जो एम्प्लॉयर है वो उस मोटा पैसा खिलाता है तो वो केस उसके फेवर में हो जाएगा। उसको 20-25 हजार उसकी वाइफ को दे के एफिडेविट साइन करा के कोर्ट में सबमिट करके फाइल क्लोज हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, वो केस वापस जाता है, वहां पे भी यही हाल होता है। जब तक आप सिस्टम को प्रॉपर सिस्टम में नहीं लेके आएंगे तब तक ये कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं साल में अगर 50 आदमियों को मैं जस्टिस दिला देता हूं, उन बाकी 5 लाख लोगों का क्या है जिनकी रीच नहीं है। हमारे साथ वकील साहब बैठे हैं, इनके पास एक रिक्शा वाला जाएगा इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, जो इनकी फीस है उसके पास देने लायक नहीं होगी। जो बीपी हुडा के यहाँ पे गुड़गांव में, मैं आपको एक बहुत मजेदार चीज बता रहा हूँ। 3 हॉस्पिटल्स जो गुड़गांव में मेडिसिटी कॉन्सेप्ट आया था, उसके अंदर लैंड दी गई, उसके अंदर ये प्रोविजन था 5% बेड रिजर्व रहेंगे बीपीएल फैमिलीज के लिए। जी जी, 2 साल पहले ये मुद्दा मैंने उठाया था जी। उसके उठाने के बाद टोटल अभी तक 17 फ्री ट्रीटमेंट हुए हैं तीनों हॉस्पिटल्स में, और तीनों के मिला के आंकड़े आप तीनों बता के मिला के बता रहा हूं मैं आपको। उसके अंदर लिस्ट पूरी बनी, पूरी इंक्वायरी हुई, उस इंक्वायरी में हमारे को पार्ट नहीं बनाया गया। हमने ये दोबारा जो इन्फॉर्मेशन ली, अभी 4 दिन पहले मेरे पास जो रिप्लाई आया है, इसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। या तो आप पॉलिसी खत्म कर दीजिए, इसका कोई फायदा नहीं है। दिखाने के लिए आप पॉलिसी स्क्रैप कर दीजिए, या इन सबको पिछले 3 साल की सबको सजा दीजिए। ये लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल बिल्कुल। चले, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हम जल्द लौटेंगे। भाई तू तो भैंस बड़ी महंगी बेच आया। अरे ऐसा क्या खिलाया अपनी भैंस को? ये तो व्हाइट गोल्ड का कमाल है। अरे भाई, खल तो सभी खिलाते हैं, मैंने तो खल के साथ व्हाइट गोल्ड खिलाया, जो बढ़ाए पशुओं में खल की ताकत को 10 गुना, जिससे पशु दे दूध ज्यादा भी, दूध बढ़िया भी। व्हाइट गोल्ड मतलब सफेद सोना। धान की किस्म 1509 का उत्पादन एवं विक्रय करने वाली भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र यानी पूसा द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की एकमात्र बीज कंपनी। पानी भी बचाओ, पैसा भी ज्यादा कमाओ। पूसा बासमती 1509 उगाओ, कंबोज एक्सपोर्ट। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अब घड़ी फैसले की आई, हमने है कसम अब खाई, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। न भटकेंगे न अटकेंगे, कुछ भी हो इस बार हम देश नहीं मिटने देंगे। हम देश नहीं झुकने देंगे। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸल्फर ਦੇ रूप ਵਿੱਚ आ गया है सरताज जिप्सम। जी, पदम सिंह राणा के कहने के मुताबिक उन्होंने अपने जिस खेत में सरताज जिप्सम डाला है उसका ये पौधा है, तो इसकी पौधे की जड़ें जो है वो भी काफी अच्छी हैं और इसके जो साइडों में बहुत से ज्यादा पौधे निकले हुए हैं। तो नेचुरली अगर पौधा इतना बड़ा होगा तो उसके ऊपर जो झाड़ भी है वो काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। सो आप किसानों को क्या कहना चाहते हैं? मैं सभी किसानों भाइयों को कहना चाहता हूँ कि इस अपने खेतों में सरताज का यूज करे और इसका अच्छा रिजल्ट दिख। अपनी जमीन दी गुआची ताकत दोबारा हासिल करो, नाले 50 बोरियां दी थां 5 बोरियां ही काफी। हुणे कॉल करो टोल फ्री नंबर 1-800 180 2110। आपके मंच पर हमने उठाया ये सवाल, अटपटे बयान देने के पीछे क्या खबरों में बने रहने की राजनीति है? हाँ या ना में जवाब दें। अगर आपका जवाब हाँ है तो अपने मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए Y, और अगर आपका जवाब ना में है तो टाइप कीजिए N और भेज दीजिए 8826899550। दर्शक प्रोग्राम के दौरान भी अपनी राय दे सकते हैं। 65 सालों में खूब दिखा राजनीति का खेल, सरकारें हुई हर मोर्चे पर फेल,
गांव शहर बदहाल, हर आदमी का है बुरा हाल। अब और न सहेंगे हम, बदलेंगे राजनीति, बदलेंगे देश प्रदेश। देखिए रोजाना शाम 7:30 बजे बदलेगा देश प्रदेश, सिर्फ खबरें अभी तक पर। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 1 मई यानी कि मजदूर दिवस। इस पे आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम बंधे हाथ। इससे मुतालिक आपकी कोई भी राय हो, कोई सवाल हो तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। नमस्कार, अपना नाम बताइए। सोनिया बोल रही हूँ गुड़गांव से। जी सोनिया, पूछिए अपना सवाल। एक्चुअली मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। सबसे पहले तो काफी अच्छा एक कॉन्सेप्ट है जो कि उठाया गया है निम्न वर्ग के लोगों के लिए, लेकिन मैं एक चीज ये पूछना चाहती हूँ कि मजदूर जो शायद इतने ज्यादा नहीं पढ़े लिखे होते हैं, उनको पता नहीं चलता अपनी चीजों, अपने कानून और अपनी सुविधाओं के बारे में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोई फर्म खोलना चाहता है या कोई भी अपनी कंपनी को चलाना चाहता है, तो उन मालिक को तो शायद ये नॉर्म्स कहीं पे पता चलते होंगे, या मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि क्या कहीं पे कोई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? अगर ये चीजें सब कुछ मालिक को पता हो तो क्या उनके लिए भी कोई कानून ऐसे बने हैं? वकील साहब, आपको सवाल समझ में आया वो क्या पूछे? जहां तक बात है कि ओनर्स हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनके लिए क्या कोई कानून है या नहीं, ये बात ठीक है कि यूजुअली अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयर्स को जरूर कानून का पता होता है, क्योंकि जब कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहेंगे, कोई कंपनी बनाएंगे या पार्टनरशिप फर्म बना के भी कोई कंपनी अगर कोई काम शुरू करेंगे, तो बहुत सारी रजिस्ट्रेशंस होती हैं, बहुत सारी कंप्लायंस हैं, लेबर लॉ की कंप्लायंस हैं जो कि उन्हें करनी पड़ती हैं। उसके लिए वो कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं और इन्हें अमूमन पता होता है कि क्या कानून है, कानून में क्या धाराएं हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मजदूरों को देने हैं। ये ठीक है कि मजदूरों को जरूर, ऐसा नहीं है कि मजदूरों को पता हो कि उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं, क्या कानून में उनके लिए क्या क्या अनिमिटीज और क्या क्या चीज़ें उनके लिए निर्धारित की गई हैं। तो ये ठीक है कि उन्हें पता होता है, जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्हें ज़रूर पता होता है कि क्या कानून है, क्या उन्हें फॉलो करना है। अब वो करते हैं या नहीं करते वो अलग बात है। सरकार की कोशिश तो है कि ये चीज़ें फॉलो की जाएं। अगर जो भी प्रोविजंस बनाए गए हैं उन्हें फॉलो ना करने पे एम्प्लॉयर के अगेंस्ट फाइन भी होता है, वो ऑफेंस भी है, और कई बार तो उसमें सजा के भी प्रावधान है। बट कई बार ये देखा गया है कि एम्प्लॉयर्स उनको सर्कमवेंट करने की कोशिश करते हैं, जो लॉज हैं उसको इधर उधर से उसको सर्कमवेंट करते हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं। जी, पर कानून जरूर है। वकील साहब, सोनिया ने जो सवाल पूछा इसमें एक अहम बात थी, इन्होंने निम्न वर्ग के लिए पूछा, जो मजदूर जो बिल्कुल निचले तबके के हैं, वो अनपढ़ होते हैं, लेकिन कई एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो दफ्तर में हैं, जो बैठकर अपना काम करते हैं। अगर उनकी बात करें तो ये तो हुआ निम्न वर्ग की, तो प्रॉब्लम यही है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए उनको उनका कानून नहीं पता। पढ़े लिखे वर्ग की अगर बात करें, अगर मान लीजिए उन्हें भी उनका कानून नहीं पता, तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कानून बताए जाएं कि ये आप पर लागू होते हैं, इस तरह की आपकी EMIs कट रही हैं, ये आपको ये सुविधा मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, या उन्हें खुद पता करने होंगे? किस तरह का प्रोसेस होता है हर फर्म में, हर डिपार्टमेंट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में? आइडली हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज को वैसे तो सशक्त करना चाहिए, बताना चाहिए कि उनके फेवर में क्या कानून है, क्या प्रोविजंस हैं, और आइडली उन्हें अपनी एक जो पॉलिसीज हैं वो एक नोटिस बोर्ड पे लगानी भी चाहिए कि क्या पॉलिसीज हैं, क्या रूल्स हैं, क्या पॉलिसी किन रूल्स के अंदर कंपनियों ने बनाई हुई है। पर आइडली ये देखा गया है, चाहे पढ़े लिखे लोग भी हैं, उनको चाहे कानून का पता हो या ना भी पता हो, पता होने पर भी वो एनफोर्स नहीं करा पाते, क्योंकि एम्प्लॉयर हमेशा एक ऊंची पोजीशन में होता है, एडवांटेजियस पोजीशन में होता है। कोई अगर एम्प्लॉय जाके ये कहे कि मैं ये राइट एनफोर्स करना चाहता हूं, कानून मेरा, ये कानूनन राइट ये तो मेरा है, अगर आप ये फॉलो नहीं कर रहे, एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय को यही कहेगा कि आपने काम करना है तो करिए, नहीं तो आपको कल ही निकाल दूंगा। कुछ ना कुछ तरीका निकाल के उस एम्प्लॉय को बाहर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर एक एम्प्लॉय ने आज आवाज उठाई, उसके देखा देखी सारे एम्प्लॉयज आवाज उठाएंगे। तो अमूमन एक एम्प्लॉयर्स कोशिश करते हैं कि एक आवाज को ही दबा दिया जाए। पर हाँ, कानून है, उन्हें इन्फोर्स करना चाहिए, पर हमारे देश में की प्रॉब्लम यही है, विडंबना यही है कि वो चीजें इन्फोर्स हो ही नहीं पाती। एम्प्लॉयर्स अपनी एडवांटेजियस पोजीशन का फायदा उठाते हुए इस तरीके के प्रोविजंस को सर्कमवेंट करने की कोशिश करते हैं। वकील साहब, अगर लेबर लॉज की बात करें जी, तो 1 दर्जन से अधिक कानून जो मैंने ही देख लिए, हालांकि मैंने वकालत नहीं पढ़ी, लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा कानून तो मैंने ही देखे। अगर इस तरह के कानून होते हैं तो वो लागू क्यों नहीं होते?
सबसे बड़ी बात है, आप कह रहे हैं कि नहीं लागू होते, तो क्या ढील समझी जाए इसमें ऑर्गेनाइजेशन की या ढील समझी जाए कानून बनाने वालों की? क्योंकि ये बहुत बहुत जरूरी है कि एम्प्लॉयज को उनके कानूनों का, उनके हक का पता हो। जी, अगर हम बात करें तो इस देश में अमूमन 50 से ज्यादा कानून हैं जो कि लेबर के वेलफेयर के लिए हैं, 50 से ज्यादा कानून। पर यह बात ठीक है कि उनके इन्फोर्समेंट नहीं हो पाती। ऐसा नहीं है कानून नहीं है, कानून बनाने वालों ने तो अपना काम कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बना दिया, लॉज बना दिए। अब उन कानूनों का पालन कौन करवाएगा? नहीं, अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन उन कानूनों का पालन नहीं करती है तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? मैं वही कह रहा हूँ कि उन कानूनों का एनफोर्समेंट कौन करवाएगा? सरकार, और सरकार में बैठे हुए वो अफसर, लेबर डिपार्टमेंट के अफसर हो या अदरवाइज हो। अब अगर कोई एम्प्लॉयर काम नहीं कर रहा, अपने मजदूरों को जो उनके राइट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको पे नहीं कर रहा, या जो उन्हें सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं दे रहा, तो लेबर डिपार्टमेंट का ये काम होता है, हर डिस्ट्रिक्ट के लेबर डिपार्टमेंट का ये काम है, दायित्व है कि वो जाके इन्वेस्टिगेशन करें। लेबर इंस्पेक्टर्स जाएं, मौके पे देखें क्या वो मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही, और अगर नहीं दी जा रही तो वो एम्प्लॉयर को फाइन करे। और जितने भी जो कानून में हर कानून में अलग अलग प्रोविजंस हैं, उनके अकॉर्डिंगली उनको फाइन करें और जो लेबर लॉज हैं उनको एनफोर्स कराएं। पर ये देखा गया है कि इस देश में करप्शन बहुत ज्यादा फैल गया है। लेबर डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में पैसा लेके और सब कुछ ठीक ठाक बना के रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। अल्टीमेटली क्या हुआ, चाहे लेबर कोई निम्न वर्ग का है या कोई पढ़ा लिखा भी है, उसके राइट्स बेचारे के एनफोर्स हो ही नहीं पाते। जी, तो वकील साहब, जब ये ऑर्गेनाइजेशंस खुलती हैं, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट कोई फर्म हो, बड़ी हो या छोटी हो, तो ये जो आपने कहा जो अधिकारी हैं जिनको मौके पर जाकर तफ्तीश करनी चाहिए, ये इनका दायित्व बनता है कि ये खुद आकर करें, या हमें इन्फॉर्म करना होगा कि भाई फला फला ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खुली, वहां पर कुछ अन्याय हो रहा है एम्प्लॉयज के साथ, आप आके प्लीज देखिए? कानूनन इनको लेबर इंस्पेक्टर्स को, ऑफिसर्स को एक रूटीन इंस्पेक्शन करनी होती है हर उनके एरिया में, जितनी भी इंडस्ट्री हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट ऐसी है जिसमें कि लेबर वर्कर या कोई भी काम कर रहा है, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। एक नॉर्मली इनको एक टाइमली इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। इवन अदरवाइज भी अगर ये किसी के सामने भी आता है कि इस तरीके से लेबर लॉज की वायलेशन हो रही है, जिस जगह पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहां पे सेफ नहीं है, हैजर्डियस चीजें हैं, या और भी कोई अगर वायलेशन है, पैसे पूरे नहीं दिए जा रहे, पीएफ काटा जा रहा है तो पीएफ सरकार के पास जमा नहीं कराया जा रहा, इस तरह की कोई भी वायलेशन, तो उसकी कंप्लेंट रेलिवेंट लेबर डिपार्टमेंट में दी जा सकती है, लेबर ऑफिसर के पास दी जा सकती है। उसके बाद वो लेबर इंस्पेक्टर दोबारा इन्वेस्टिगेट कर सकता है उस एप्लीकेशन कंप्लेंट के रिगार्डिंग, और जो एम्प्लॉयर है उसको समन कर सकता है, बुला सकता है, और वो आंसर मांग सकता है। अगर ये पाया जाए कि एम्प्लॉयर कहीं पे उसकी कमी रह गई है और वो दोषी है, तो उसके खिलाफ फाइन का भी प्रोविजंस है। पर अमूमन प्रैक्टिकली देखा गया है फाइन तो ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ही कम होते हैं, वही करप्शन है बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। जी, वकील साहब, अगर मैं बेसिक एमिनिटीज की बात करूं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर उनकी बात करूं, एक एम्प्लॉयर को या फिर मजदूर को एक बेसिक क्या मिलनी चाहिए, अगर मोटा मोटा मैं आपसे पूछूं कि क्या चीजें आती हैं इसके अंदर? मेजरली अगर देखा जाए, एक मजदूर, एक एम्प्लॉय को सबसे पहले क्या चाहिए, जो जहां वो काम कर रहा है वो सेफ हो, साफ हो, अमूमन इतनी जगह दी जाए जिसमें वो बैठ के सेफली काम कर सके, वहां गंदगी ना हो, उसके लिए जरूरी मूलभूत सुविधाएं हो जैसे कि यूरिनल्स हो, और ताकि जहां पे जाके वो अपना निर्वाह कर सके और डे टू डे बेसिस पे वो ढंग से रह सके। उसके बाद और भी कानूनी तौर पे उन्हें बहुत अम्यूनिटीज हैं, बहुत बेनिफिट्स प्रोवाइड तो किए गए हैं कानूनी तौर पर, जैसे कि प्रोविडेंट फंड है, उसमें उनकी बाद में रिटायरमेंट के टाइम उनकी पेंशन बन जाती है, और उसका एक पार्ट इंश्योरेंस के लिए भी जाता है कि अगर बाद में कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उस इंश्योरेंस में से फैमिली को पेंशन दी जाती है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट है जिसके अंदर प्रोविजंस हैं कि काम करते हुए किसी एम्प्लॉय का हाथ कट गया, कुछ भी मिस हैपनिंग हो गई, तो उसको वहां पे कॉम्पनसेशन के प्रोविजंस हैं। इवन अदरवाइज भी बहुत सारे इस तरीके के प्रोविजंस हैं कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। पर फिर वही काम करने के अगर घंटों की बात की जाए वकील साहब, क्योंकि जो बिल्कुल निम्न वर्ग का लेबर है वो 18-18 घंटे भी काम करते हैं, तो क्या ये अलाउड है? बिल्कुल अलाउड नहीं है। फैक्ट्रीज एक्ट की बात करें या फिर हम शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट की बात करें, जिसमें कि सब कुछ ही सारे के सारे इंडस्ट्रीज और ऑफिसेज कवर हो जाते हैं, दोनों में ही हफ्ते के 48 मैक्सिमम 48 घंटे और 9 आवर्स अ डे, 9 घंटे एक दिन में काम करने का मैक्सिमम इतना ही काम कराया जा सकता है। अगर उससे ज्यादा काम कराया जाता है
तो जितनी भी वेज है उसका डबल जो है ओवर टाइम दिया जाना चाहिए और मैक्सिमम जो है 48 घंटे ही हफ्ते में काम कराया जा सकता है। पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, देखा गया है कि लोग 18 घंटे भी काम करते हैं और कोई एनफोर्समेंट नहीं है लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से। जी चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुड़गांव से दीपक हैं। दीपक जी नमस्कार। जी जी, पूछिए अपना सवाल। दीपक जी, हम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे आप क्या पूछना चाह रहे हैं, अपने टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। संपर्क शायद इनसे हमारा टूट गया। खैर, रमन साहब आप पर आते हैं। वकील साहब ने हमें बहुत सारे नॉर्म्स बताए, बहुत सारे लॉज बताए कि फला फला लॉज हैं कि इतने घंटे काम करना है या इस एनवायरनमेंट में काम करना है, या अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो भी ऑर्गेनाइजेशन देखेगी। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, ऐसा होता है? नहीं, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता। एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो मैंडेटरी है, वो होता नहीं है। चाहे जितनी भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, सबके लिए जरूरी है जी। इवन जो बाहर से लोग यहाँ पे काम करने आते हैं उनको पुलिस स्टेशन में अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, पर हमारे पास उतने मीन्स वेज नहीं है या पुलिस स्टेशन में उतना स्टाफ ही नहीं होता कि उसका रजिस्ट्रेशन करके और जब एक्सीडेंट हो या रिक्वायरमेंट हो पुलिस की वो जा पाए। हमारे पास जो स्टाफ शॉर्टेज है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये पॉलिसीज जो हैं हैम्पर हो रही हैं, वॉयलेट हो रही हैं। जो सुविधाएं हैं, आपको सबसे पहले साफ पीने के पानी की सुविधा वहां पे मुहैया करानी है। आप किसी भी होती है या नहीं होती है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे या किसी भी फैक्ट्री में चले जाएं तो जो सबसे यूजलेस स्पेस होता है वो पानी के लिए दिया जाता है। टॉयलेट्स नहीं है, इवन जो लाइसेंस कॉलोनी नई डेवलप होती है वहां पे भी टॉयलेट्स नहीं बने होते। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नॉर्म्स के अंदर वो मैंडेटरी है, साइट ऑफिस मैंडेटरी है, पर आप देखेंगे वहां पे कहीं नहीं होता। और ये प्रॉब्लम्स जो आती हैं, जो फीमेल वर्कर्स हैं, उनको सबसे ज्यादा है। चलिए, इस पे चर्चा करेंगे। दीपक दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं गुड़गांव से। दीपक जी पूछिए, आपका क्या सवाल है? आपकी आवाज नहीं साफ आ रही। दीपक जी, हमें आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, बस ऐसा हो सकता है। मैं कभी गुड़गांव में ही बहुत बड़ी इंडस्ट्री का इंचार्ज रहा हूँ बहुत सालों तक जी, और लेबर से काम लेना और लेबर ऑफिसर को या लेबर इंस्पेक्टर को खरीद लेना आसान सी बात थी तब भी। और मैं नहीं जानता आज क्या हाल है कि लेबर ऑफिसर के वजह देखता है कि अब तो खैर कहाँ क्या है। जब मैं फैक्ट्री का इंचार्ज था तब तो किसी भी लेबर इंस्पेक्टर को कुछ भी दे दो और कुछ भी कह रहा है, वो सब आसान था। लेबर बेचारे जानते भी नहीं थे क्या होता है लेबर लॉ। अब तो खैर पता है, दुनिया को पता लग गया होगा जी। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि आप जो कह रहे हो बात सब सही है जी, लेकिन लेबर को कुछ नहीं पता होता। बिल्कुल जी दीपक जी, इसीलिए आज अवेयरनेस फैला रहे हैं। आज 1 मई है, मजदूर दिवस है, ताकि सबको अपनी राइट्स का पता चले, क्या लॉज हैं, क्या कानून है, उनको अपने कानून के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। इसीलिए आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खैर, रमन साहब बहुत अच्छी इन्होंने बात कही कि तब भी ऑफिसर्स खरीदे जा सकते थे और अब भी खरीदे जा सकते हैं। नहीं, जो अच्छे काम करने वाले या लेबर यूनियंस हैं, उनको चाहिए ये कि जो भी लेबर है उसका किसी ना किसी एनजीओ के साथ, यूनियन के तो वो मेंबर हैं, किसी एनजीओ के साथ भी उनकी मेंबरशिप करवाएं या उनके साथ जोड़ें। उससे होगा ये कि आपको दोनों तरफ से सपोर्ट मिलती है, सोशल भी मिलती है और लीगल भी मिलती है, उधर से यूनियन की सपोर्ट होती है। और जो फोरम्स हैं या एनजीओज हैं वो इनकी लीगल वे में बहुत अच्छी सपोर्ट कर सकते हैं। उनके मीन्स भी होते हैं, वेज भी होते हैं और उनका डेली इंटरेक्शन होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। और जब डेली बेसिस पे वो जाते हैं तो उनके जो रेलिवेंट केसेस हैं उसके अंदर वो एडिशन भी कर पाते हैं। उससे होता ही है कि जो ऐड हो जाते हैं उनको वो फैसिलिटीज मिल जाती हैं, उनको नॉर्म्स का पता लगता है। नहीं रमन साहब, ये तो बात रही कि आपने कहा एनजीओ से जुड़ जाएं तो होगा, क्यों नहीं लॉज फॉलो होते? जब लॉज बने हैं तो क्यों हमें किसी मीडिएटर की जरूरत पड़ती है? लॉज क्यों किसी एनजीओ से जुड़ना? जब आप एक मालिक हैं, एक एम्प्लॉयर हैं और एम्प्लॉय के बीच एक सीधा कनेक्शन होना चाहिए। व्हाई टू इन्वॉल्व समबडी एल्स? हिंदुस्तान के अंदर जो कानून बनते हैं, वो जो कानून ड्राफ्ट होते हैं वो सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। उसमें अगर आप 90% पॉलिटिशियंस देखेंगे उनको पता भी नहीं होता है क्या ड्राफ्ट हो रहा है। वकील साहब रमन साहब क्या कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये कि कानून तो ब्यूरोक्रेट्स ही ड्राफ्ट करते हैं, लेजिस्लेटिव कमिटीज बैठती हैं, कानून तो वही ड्राफ्ट करती हैं। अल्टीमेटली बस
पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट में तो बस वो पास होने जाता है। एक कानून का ड्राफ्ट बनने के बाद ही किसी मंत्री को ये देखने को मिलता है कि एग्जैक्टली उसमें कंटेंट्स क्या हैं, क्या चीजें उसमें इनकॉर्पोरेट की गई हैं, उसके बाद ही जो कानून है वो पॉलिटिशियंस को पता चलता है। इसके बीच का पोर्शन ये स्टैंडिंग कमेटी ऑब्जेक्शंस कॉल करती है, ऑब्जेक्शंस हम वहां पे डालते हैं, हमारे को बुलाया जाता है। मैं बहुत सारी स्टैंडिंग कमेटी के सामने गया हूं, तो जब हम ऑब्जेक्शन रेज कर देते हैं, उसको कमेटी को कन्विंस करा देते हैं, उसके अंदर जो आप और देखते हैं या देखते हैं वो ऐड इसलिए किया जाता है कि उनको एक कुशन मिल जाए। यानी एक अच्छा खासा कानून पे और या जो बनाते हैं वो एनजीओ होते हैं। और उसके अंदर ये किया जाता है, बताया जाता है कि हमने आपकी 80% जो सजेशंस हैं वो मान लिए, दोबारा आपको नहीं बुलाते वो लोग, और वो आगे चले जाता है कि ये ऑब्जेक्शंस आए थे, इनको हमने सॉर्ट आउट करके इसको उनकी ये बात मान ली। ठीक है, ठीक है, कानून पास हो गया। आपके जो एमएलए एमपी हैं 80% लोगों को पता ही नहीं होता क्या पास हुआ है। जी रमन जी, मुझे लगता है हम थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। भाई तू तो भैंस बड़ी महंगी बेचाया, अरे ऐसा क्या खिलाया अपनी भैंस को? ये तो व्हाइट गोल्ड का कमाल है। अरे भाई खल तो सभी खिलाते हैं, मैंने तो खल के साथ व्हाइट गोल्ड खिलाया जो बढ़ाए पशुओं में खल की ताकत को 10 गुना, जिससे पशु दे दूध ज्यादा भी, दूध बढ़िया भी। व्हाइट गोल्ड मतलब सफेद सोना। अरे कहाँ से आ रही हो? पोस्ट ऑफिस गई थी बिटिया के लिए पैसे जमा कराने। अभी से उसकी शादी की तैयारी है? शादी की नहीं, उसकी जिंदगी की तैयारी कर रही हूँ। अब के 4 साल की हो जाएगी, स्कूल ले जाऊंगी। स्कूल कहाँ है? स्कूल अब स्कूल खुलेंगे, बहुत जल्द खुलेंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं। कैसे? मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। बासमती धान की नई किस्म पूसा बासमती 1509 सिर्फ 90 दिन में तैयार होने वाली बासमती की देश में पहली किस्म। ज्यादा पैदावार, ज्यादा बाजार भाव, कंबोज एक्सपोर्ट का पूसा बासमती 1509। पानी भी बचाओ, पैसा भी ज्यादा कमाओ। गुड्डन बेटा, देख मैं तेरे लिए क्या लाया। डॉक्टर वाला खेल। मेरा सपना इसे डॉक्टर खिलाने का नहीं, सच में एक दिन डॉक्टर बनाने का है। और ये सपना सच होगा क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं। सच बात, मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी अच्छे दिन आएंगे। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸल्फर ਦੇ रूप ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ है सरताज जिप्सम। सरताज जिप्सम डाली थी जी। मैंने देखा उनकी फसल लेट होने के कारण भी उन्होंने बढ़िया ग्रोथ आई है जी। और मैंने उसके देखते देखते मैंने भी इसमें जिप्सम के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा पानी का छिड़काव करके और फिर मैंने खेतों में ऊपर से डाला जी। ठीक है, जिसकी वजह से मेरे खेतों की अब पहले से कई गुना ग्रोथ अच्छी है। अपनी जमीन दी गुआची ताकत दोबारा हासिल करो, नाले 50 बोरियां दी थां 5 बोरियां ही काफी। हुणे कॉल करो टोल फ्री नंबर 1-800 180 2110। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष बंधे हाथ, क्योंकि आज है मजदूर दिवस यानी कि 1 मई। इससे मुतालिक आपके कोई सवाल हो, कोई राय हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं रमन साहब कि आप अभी हम थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक जा रहे थे, लेकिन जैसा अगर कोई एम्प्लॉयर है, उसने कुछ एम्प्लॉयज अपने अंडर रखे हैं, तो एम्प्लॉयर को तो कानून पता होते हैं, पर वो कितने फॉलो करता है? क्योंकि वही कई बार भांजी मार जाते हैं। नहीं, वो नहीं कर रहे, फॉलो नहीं कर रहे, पर जिसको बेनिफिट लेना है उसको ये पता होना चाहिए कि उसको मिलना क्या क्या है। जब तक उसको पता नहीं होगा वो कंप्लेन नहीं कर सकता कि मेरे को ये चीज नहीं मिल रही है। उसके लिए यूनियंस हैं, डिफरेंट फोरम्स हैं,
आपको वो इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। आप चाहे आरटीआई लगाइए, चाहे आप किसी पढ़े लिखे आदमी के पास जाके अपनी समस्या का समाधान कराइए, चाहे आप किसी भी सरकारी ऑफिस में जाके वहां पे एक कंप्लेंट जरूर डालिए कि मेरे को मेरी पॉलिसी नहीं पता लग रही, मेरे को इसकी जानकारी दी जाए। उसी के बाद उनको वो बेनिफिट्स मिल सकते हैं, उससे पहले तो उनको पता ही नहीं है लेना क्या है। ठीक है, आपने कहा रमन सर कि आप यहाँ जाके कंप्लेन करें, वहां जाके। अब मैं कुछ आपको कुछ लोगों से, मतलब एक छोटा सा एक इंटरव्यू है हमारे पास कुछ मजदूरों का, आइए जानते हैं कि वो क्या जानते हैं इसके बारे में। मेरे को वेतन मिलता है 200 रुपए ना, 200 रुपए वेतन दिहाड़ी मिलती है मेरे को। 200 रुपए दिहाड़ी, 6000 रुपए तनख्वाह है मेरी। तो क्या मिलता है? पहले तय कुछ और कर लेते हैं, बाद में कुछ और देते हैं जी। सरकार कहती है 8100 रुपए वेतन कम से कम होना चाहिए एक मजदूर का। असल में कितना मिलता है? असल में तो कुछ भी नहीं मिलता है जी। बस ये या किसी की 100 भी है, किसी की कम भी है, जैसा मिल रहा है ऐसी कर रहे हैं। पता है आपको क्या होता है मजदूर दिवस? ना, मेरे को ना पता। सरकार की तरफ से जैसे आपको मेडिकल सुविधाएं दी जाती है, मिलती है आपको सरकार की तरफ से? ना रे, कोई भी नहीं मिलती मेरे को तो। 1 मई को मजदूर दिवस है, पता है मजदूर दिवस? नहीं सर, मेरे को मालूम नहीं। कितनी दिहाड़ी मिलती है? यही 200-250 दिहाड़ी तो वही 200-300। और कोई चोट लगने के ऊपर सरकारी सहायता मिलती है? कोई सहायता नहीं। मजदूर सिर्फ गरीबी होती है, इनका दिहाड़ी होना चाहिए 500 रुपए। आज महंगाई चल रही है, आजकल कुछ भी नहीं है। दिहाड़ी मिले 300 रुपए में कुछ भी नहीं होता है आजकल। कितनी दिहाड़ी होनी चाहिए? होनी चाहिए 500 होनी चाहिए, 500-550 होनी चाहिए। मजदूर की 350 होनी चाहिए। कितनी दिहाड़ी होनी चाहिए? 350 तो होनी चाहिए। तो क्यों इस दिहाड़ी में गुजारा हो जाता है? इसमें तो मिलता है। जो मजदूरों के ऊपर कानून लागू किया था सरकार ने, उस कानून का पता आपने? ना जी हाँ। तो कितनी दिहाड़ी मिलती है? 213। तो कितनी दिहाड़ी है, इसमें गुजारा हो जाता है आपका? बस उतना तो नहीं, फिर भी नहीं, अभी अपना करना तो पड़ा ही है, अभी टाइम तो पास करना ही पड़ा। कम से कम कितनी दिहाड़ी होनी चाहिए? ज्यादा नहीं तो 300 तो होनी चाहिए। 213 जी। तो इस दिहाड़ी में गुजारा हो जाता है आपका? नहीं। तो कितनी दिहाड़ी होनी चाहिए कम से कम? 300 तो होनी चाहिए जी, 350। तो रमन साहब आपने, वकील साहब आपने देखा स्थिति क्या है। ये वो वर्ग है जो जी तोड़ मेहनत करता है, 18 घंटे काम करता है और उनको ये नहीं पता मजदूर दिवस क्या है। अब आप ऐसे में कह रहे हैं कंप्लेन करें, यहाँ करें वहां करें, जिन्हें यही नहीं पता दिहाड़ी होनी कितनी चाहिए। नहीं, इनको जब तक पता नहीं लगेगा, ये किसी ना किसी के पास जाके समझेंगे तो सही इनको चाहिए क्या। आपको लगता है वो समझेंगे? वकील साहब आपसे या रमन साहब झुग्गी झोपड़ी वाले अपना केस, आज हमने सर्टेन पॉकेट्स के अंदर उनको कंप्लेन करना सिखाया है, जिनके लिए 350 में पूरी दुनिया खरीदी जा सकती हो। हाँ। आपको लगता है ये कहीं कंप्लेन कर पाएंगे बेचारे? बिल्कुल, कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं। स्टेट ऑफिस 2 हुड्डा के अगेंस्ट कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है उनके मैटर में, और उनका केस उन्होंने खुद लड़ा है। हमने सिर्फ उनको एजुकेट किया। ये मैं आपसे कह रही हूं, फिर वही आ गया ना, एनजीओ का काम आ गया यहां पर कि आपने एजुकेट किया। मेरा कहने का मतलब यही है, एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय के बीच क्यों तीसरी ऑर्गेनाइजेशन को बीच में आना है? देखिए, जो एम्प्लॉयर है वो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है, उसके सर्टेन इंटरेस्ट हैं। अगर उसने वायलेशन किया है तो वो तो एक पार्टी हो गया, वो अपने अगेंस्ट थोड़ी कंप्लेंट लेके जाएगा मेरे को अंदर कर दो या मेरे ऊपर पेनल्टी लगा दो। ये तो हो ही नहीं सकता है। अब उसके अगेंस्ट यूनियंस क्यों खड़ी हुई थी कि यूनियन जो है वो अपने मजदूरों का केस लेके लीगल फोरम पे जाएगी और उनको उनका हक दिलाएगी। अब अगर लेबर यूनियन को भी नहीं पता है, बेनिफिट्स नहीं आ रहे हैं और ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, तो आपको किसी ना किसी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी के पास जाना पड़ेगा। वकील साहब के पास हम लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें पता होता है कि हमें ये समस्या है, तो वो वकील साहब सॉल्व कर सकते हैं। ये पता होता है, एक पढ़े लिखे काला कोट पहने बाबू हैं जिनको ये सारी चीज पता है कि ये मेरे को न्याय कहां से दिलवाएंगे, तो मैं उधर जाता हूं। मेरे को ये नहीं पता होता कि वहां पे मिस्टर सिंह होंगे या मिस्टर रामलाल होंगे, मैं वहां जाके खोजबीन करूंगा। जो मजदूर है, जब उसके घर में कोई एक्सीडेंट होता है, वो भी कोर्ट में पहुंचते हैं। बिल्कुल। चले रमन साहब, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ब्रिजेश करनाल से बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश जी नमस्कार। ब्रिजेश जी नमस्कार। चले आप अपनी वार्ता जारी रखें। रमन, जब तक आपको किसी फोरम की सहायता नहीं मिलती, आप कैसे लीगल फाइट? यानी मजदूर ही रहेगा, वो कभी उस चीज से उबर नहीं सकता, उसे हमेशा किसी के सहारे की जरूरत होगी। आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं है कि कौन कहां रह रहा है। गुड़गांव में 35,000 झुग्गियां हैं, आप ढूंढ सकते हैं कहां कहां है? कोई बताने के लिए तैयार। बिल्कुल। वकील साहब, आपसे अगर मैं बात करूं कि जो गरीबी रेखा से नीचे जो निम्न वर्ग के मजदूर आते हैं, उनकी दिहाड़ी होनी कितनी चाहिए? आइडली जो मिनिमम वेजेस हैं, किसी की भी अगर किसी मजदूर की हम बात करें तो आपने मुझे 4 वर्ग शुरू में आपने 4 वर्ग बताए थे, उन चारों वर्ग की अगर मैं बात करूं तो क्या होनी चाहिए बेसिक सैलरी? एज पर जो लेटेस्ट अभी नोटिफिकेशन है हरियाणा सरकार की,
उसके अकॉर्डिंग जो अकुशल व्यक्ति हैं यानी कि जो अनस्किल्ड लोग हैं उनकी मासिक वेतन कम से कम उनका 5547 रुपए होना चाहिए, जो कि 213 रुपए प्रतिदिन निकल के आता है। जो सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं, अर्धकुशल जिनको हम कहेंगे, उनकी दिहाड़ी 5807 रुपए प्रति माह यानी कि 223 रुपए 35 पैसे एक दिन की बनती है। जो स्किल्ड वर्कर है, जिसको किसी भी चीज की स्किल्ड है, टेक्निकल वर्कर है, उसको ही 6067 रुपए प्रति माह जो है मिनिमम वेजेस उसकी हरियाणा सरकार ने डिसाइड की हुई है, जो कि निकल के आता है 233 रुपए प्रति माह और प्रतिदिन 233 रुपए प्रतिदिन पर डे। हाँ जी। और जो सुपर स्किल्ड लेबर है, जो बिल्कुल ही टेक्निकल काम कर रहा है, उसके लिए ही सिर्फ 6197 रुपए प्रति माह मिनिमम वेजेस डिफाइंड हैं, जो कि निकल के आती हैं 238 रुपए 35 पैसे। तो अगर बिल्कुल अगर हम देखें, जो कि हमने इंटरव्यू भी देखे लेबर के, उसके हिसाब से तो लेबर को इससे ज्यादा ही मिल रहा है। पर अगर देखा जाए तो हरियाणा सरकार, ये तो सरकार की लायबिलिटी है कि वो मिनिमम वेजेस को ही काफी हायर एंड पे सेट करें और उसी हिसाब से आप देखेंगे कुछ व्यक्तियों ने कहा कि उन्हें 213 रुपए ही मिल रहे हैं। ये 213 कहां से आए? ये 213 इसी नोटिफिकेशन के हिसाब से ही मिलते हैं, उनको 213 रुपए पर डे मिलते हैं। अगर यही अमाउंट 500 रुपए या 600 रुपए सरकार ही सेट कर दे तो क्यों ना उनको 600 रुपए मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ब्रिजेश एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं गुड़गांव से। ब्रिजेश जी नमस्कार। हेलो जी ब्रिजेश जी, माफी चाहते हैं आपको इतनी देर होल्ड पे रखने के लिए। एक बार कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यहाँ पे डिलीवरी में काम करता हूँ करनाल में। ब्रिजेश जी हम आपको सुन नहीं पा रहे। मैं यहाँ पे ना काम कर रहा हूँ डिलीवरी में करनाल में। जी जी। किसी एक स्कूल में। जी। तो मैम हमारी ये कि हमें कभी स्कूल में रख लेते हैं, कभी स्कूल में रख लेते हैं। तो मैम स्कूल में रह कोड करता हूँ किसी से। ब्रिजेश जी हम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मैम यहाँ पे स्कूल में एक स्कूल है गवर्नमेंट का। जी एक गवर्नमेंट का स्कूल है, उसमें आप काम करते हैं डेली वेजेस पर। हाँ जी मैम। तो कभी हमारे जो अटेंडेंस है वो स्कूल में आते हैं हमारे गेट पे। वकील साहब आप समझ पा रहे हैं? जितना अच्छा ये कह रहे हैं ये डेली वेजेस पे एक सरकारी स्कूल में काम करते हैं, इनको शिफ्ट करते रहते हैं ड्यूटी, कभी सिक्योरिटी में डाल देते हैं, कभी कहीं डाल देते हैं, कभी कहीं डाल देते हैं। अच्छा, मेरे को ये भी लगा कि शायद इनको वेतन भी बहुत कम देते हैं, 100 रुपए पर डे देते हैं, पता नहीं क्या। अगर किसी देखिए ये हालत है, अगर ये सरकारी स्कूल में चाहे डेली वेजेस पे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट से ही फंड आ रहा है। डेली वेजेस पे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अपने आप तो अपॉइंट कर नहीं सकता, ऊपर से डायरेक्शंस ही आती हैं। तो उसमें भी जो मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से जो मिनिमम वेतन है चाहे अनस्किल्ड वर्कर का, तो गवर्नमेंट को भी फॉलो करना चाहिए। 213 रुपए तो देने ही चाहिए। और जहां तक बात है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि ये डेली वेजेस में काम कर रहे हैं, ये सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, इनके ऊपर एज सच कोई रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे। तो जब रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे तो जिसका मन करता है उसी हिसाब से जिस डिपार्टमेंट में जगह है वहीं डाल देते हैं। तो अल्टीमेटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा कानून है नहीं, तो एक कानून उस तरीके के कानून की भी जरूरत है। पहले होता क्या था कि ज्यादातर लेबर सिर्फ इंडस्ट्रीज में काम करती थी, तो उस तरीके के कानून बन गए। जितने भी हम कानून देखते हैं ये और नहीं तो 1970 से 1980 से 1990 के बीच में ही बने, तो ये उस ड्यूरेशन के कानून है जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। आज के समय में और उस समय में काफी डिफरेंस आ गया है। आज क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गई, लेबर का बहुत ही उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको राइट्स नहीं दिए जाते। चलिए एक कॉलर हमारे साथ राजकुमार जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी नमस्कार। मैडम नमस्कार जी। जी पूछिए आपका क्या सवाल है? मैडम मेरा ये सवाल है कि हम की मजदूरी करते हैं और आज मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाह रहा हूँ कि मैडम जिस आदमी को कोई मजदूर के बारे में कोई पता ही नहीं हो, देखो सरकार के पास हर चीज है, लेकिन एक मजदूर को ये नहीं पता कि भाई वकील कहाँ मिलेंगे, वकील साहब कहाँ बैठे हैं, मेरे को कहाँ कोर्ट में केस लड़ना है। एक मजदूर को कहीं भी मैडम न्याय नहीं मिलता। एक मजदूर ऊपर मजदूरी करके और नीचे जमीन पे गिर जाता है जी, और गिरने के बाद जो है ना वो सारी जगह धक्के खाता है, चक्कर लगाता है, उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती मैडम, ना उसका कोई इलाज होता है, ना उसके पास बेचारे के पास पैसा होता है जी, वो कहाँ जाए। अब वो मजदूर जो है चक्कर काट के जो है ना घर में जो है ना घुट घुट के मर जाता है जी, उसकी कहीं कोई आवाज नहीं उठाता। जैसे भाई साहब कह रहे थे ना एनजीओ जो होती है, हमारे को भी पता चलना चाहिए ना कोई एनजीओ कहाँ ऑफिस है इनका और कहाँ में हमारे को इनसे मिलना चाहिए। और मजदूरों के लिए तो मैं खुद मजदूर हूँ, मैं आवाज उठाता हूँ और मजदूरों की मैडम हमने आवाज उठानी है। हमने देश में एक ऐसा काम करना है सिर्फ गरीब मजदूरों के लिए
पॉलिटिक्स का कोई वो नहीं है जी। एक गरीब मजदूर की अगर सुनवाई होगी ना, मैं कहता हूँ इस देश का भला हो जाएगा जी। क्योंकि जो गरीब की बद्दुआ जो होती ना जी, गरीब की 8 घंटे की मजदूरी भी यहाँ लोग नहीं देते, वो मजदूरी करवा के जो है ना बाद में चक्कर कटा देते हैं जी। आज आना कल आना जी, सुबह आना, सरकार हमारी कोई नहीं सुनवाई करती। एक मजदूर को अगर उसकी मजदूरी मिल जाए ना 8 घंटे की, तो मैडम इससे बढ़िया तो कोई काम नहीं होगा। बिल्कुल अब मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, सबसे बड़ा दुख होता है जी। जी राजकुमार जी, आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। रमन साहब, अब आप क्या कहेंगे? सबसे बढ़िया ढूंढने का एक तरीका है कि आप किसी भी शहर के अंदर आपको कहीं भी समाज सेवी संस्था का कोई भी बोर्ड नजर आ जाए, या जिस दुकान से राशन लेते हैं उस किराने वाले से भी अगर आप बात करेंगे तो वो भी आपको एक पढ़े लिखे आदमी तक भेज देगा। तो आपको एक जरिया मिल जाएगा, आप पहुंच सकते हैं, सिर्फ आपको पूछना पड़ेगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो वो ऑनलाइन जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, वो अपने आप ढूंढ के निकाल के आपके पास पहुंचते हैं। पर जब रजिस्ट्रेशन नहीं होता, हमारे को पता नहीं होता है कि हमारे को जाना कहाँ है, कौन से लोग नए आए हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो जब तक ये कांटेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा कोई मैकेनिज्म पूरे इंडिया में नहीं है, इवन पूरे वर्ल्ड में नहीं है कि आप किसी को लोकेट कर सकते हो कि भट्टे के अंदर कितने लोग नए आए हैं, पुराने आए हैं। उसके लिए अगर हम यहाँ पे अगर 100 संस्थाएं काम कर रही हैं और 1000 भट्टा है तो वो बहुत ईजी है। पर अगर रिक्शा वाले हैं, आप लोकेट नहीं कर सकते किस रूट पे वो रिक्शा चला रहे हैं, किस झुग्गी में वो रह रहे हैं। हम ढूंढते हुए हमने पुलिस की मदद से, प्रशासन की मदद से झुग्गियां ढूंढनी शुरू की, हमने उनके नंबर डलवाए। तो हमारे पास 2012 में करीब 22,000 की फिगर थी। आज यानी मोटी मोटी बात यह है कि अगर अपने आप को रजिस्टर करवाया जाए कहीं तो बहुत आसान हो जाता है कहीं तक पहुंचना, अपनी कंप्लेन लिखवाना। इस पर मैं ऐड करना चाहूंगा जी, इस पर मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि अगर अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाए तो ये जितने भी मजदूर हैं, जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उन्हें अपने कानूनों के बारे में पता चलेगा। जैसे एनजीओ भी हैं, एनजीओ रेदर देन कि वो इसी पे ही रजिस्ट्रेशन पे ही कंसंट्रेट करें, उसके बजाय वो अवेयरनेस कैंपेन्स फैला सकते हैं। जहां झुग्गियां हैं वहां पे एक छोटे छोटे रोड शो कर सकते हैं। जहां रिक्शा वाले ज्यादा मिलते हैं, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, वहां जाके छोटे छोटे रोड शो किए जा सकते हैं, कुछ पैम्पलेट्स बांटे जा सकते हैं, उन्हें कुछ समझाया जा सकता है कि ये आपके कानून है, ये सिंपल कानून है, आपको कहाँ जाना है, यहाँ कंप्लेंट करनी है, यहाँ ये एनजीओ है, यहाँ एनजीओ का ऑफिस है, आप यहाँ आइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। आप खुद जाके भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और इवन लीगल फ्रेटर्निटी में भी जुडिशरी ने लीगल एड के प्रोविजंस दिए हुए हैं, जिसमें कि फ्री लीगल सलाह भी दी जाती है। तो आइडियली मेरा ये मानना है कि अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए। अवेयरनेस जरूरी है, बिल्कुल अवेयरनेस, चाहे ईंट भट्टे के आगे है या किसी कंपनी के आगे है या किसी फैक्ट्री के आगे है। जब भी मजदूर बाहर निकल रहे हैं छुट्टी के टाइम, उस टाइम एक छोटा सा रोड शो कर लिया जाए, उन्हें अपने कानूनों के बारे में, उनके राइट्स के बारे में बता दिया जाए, उससे बढ़िया कोई भी बात नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले, सीमा हमारे साथ जुड़ी है यमुनानगर से। सीमा जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार मैम। कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी मैम, मैं खबरें अभी तक के माध्यम से जो कुंचन जी, विवेक जी और रमन जी ने जो समाज में मजदूरों को जागृत करने की एक नई पहल की है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी का। शुक्रिया। बहुत उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत 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 लेबर डे परशुराम जयंती की बहुत बहुत आप सभी को महिला शक्ति की तरफ से जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी आपका कि आप इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। अवेयरनेस हम चलाते हैं, हम झुग्गी के बाहर बोर्ड लगवाते हैं जी। एमसीजी वाले अगले दिन आके उखाड़ के ले जाते हैं जी जी, क्योंकि आप लगा नहीं सकते, लीगली नहीं लगा सकते। उसकी हमने बोर्ड्स की परमिशन ली, हमारे को 7 बोर्ड्स की परमिशन मिली, जिसके ऊपर हमने पूरी गाइडलाइंस दी, कॉन्टैक्ट नंबर दिए। अगर कोई पढ़ नहीं सकता मजदूर फिर नहीं, हमने वहां पे एक और इसी के साथ प्रोग्राम चलाया, जो बच्चे हैं उनको पढ़ना सिखाया, उनको स्कूल में डाला। रमन साहब, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है। अगर मैं लेबर लॉज की बात कर रही हूं तो हम बाल श्रम को नहीं भूल सकते। बाल श्रम बहुत प्रेवलेंट है, छोटे बच्चों से मजदूरी कराई जाती है, हालांकि सख्त कानून है कि आप उनसे मजदूरी नहीं करा सकते। रमन जी कितना सहमत है आप इस बात से? आप करा नहीं सकते, होना बहुत कुछ नहीं चाहिए, हो रहा है, पर हो रहा है, और ऐसी जगह पे हो रहा है जहां पे आप देख के भी हाथ नहीं डाल सकते। और वकील साहब, अगर मान लीजिए कहीं ऐसा हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, कहाँ कंप्लेन करें? जी, कंप्लेंट चाइल्ड जो इस तरीके के कानून है उसमें चाइल्ड लेबर के काम करने पे प्रोहिबिशन है। 14 साल से कम का कोई व्यक्ति इवन नॉन हैजर्डस जगहों पे भी काम नहीं कर सकता, किसी ढाबे पे काम नहीं कर सकता, किसी चाय वाले की दुकान पे काम नहीं कर सकता। अब ये बात ठीक है कि ऐसा होता है, कंप्लेंट अगेन लेबर डिपार्टमेंट। पर रमन जी ने साहब कहा कि ऐसी जगहों पे आप हाथ नहीं डाल सकते, इसका क्या मतलब है? आप थाने में कंप्लेंट लेके जाएंगे, लेबर कमिश्नर पे जाएंगे, उस घर में या उस फैक्ट्री में पहले फोन पहुंच जाता है कि हम लोग आ रहे हैं।
अल्टीमेटली ये वही करप्शन की बात हो गई। अल्टीमेटली कानून है पर कानून की तो एनफोर्समेंट नहीं सर ऐसे में क्या करें? अगर मान लीजिए मैं कहीं कंप्लेन लेके जाती हूँ कि फला घर में या फला फैक्ट्री में छोटे बच्चों से काम कराया जा रहा है और फोन पहले ही पहुंच चुका है, तो मेरी क्या सुनवाई होगी? उसके लिए अगर ऐसा कुछ है तो क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल की जा सकती है। ये देखिए, एक ये ऑफेंस है, आपने कंप्लेंट कर दी लेबर डिपार्टमेंट के पास, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उसके बाद क्या रेमेडी है? या तो मीडिया में आ जाएं, ये सारी चीजें हाईलाइट की जाएं, या फिर क्रिमिनल कंप्लेंट। सारा दायित्व मीडिया का होगा। नहीं, ऐसा नहीं, आप लोग मानते हैं नहीं कि मीडिया कुछ कर सकता है? मीडिया का सपोर्ट है, मीडिया सपोर्ट है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है जिससे कि इंफॉर्मेशन भी डिसिमेट होती है और एक्शंस भी होते हैं। इवन अदरवाइज क्रिमिनल कंप्लेंट्स कोर्ट में फाइल की जा सकती हैं उस एम्प्लॉयर के अगेंस्ट जो भी उस चाइल्ड को काम करवा रहा है, बच्चे से काम करा रहा है, क्योंकि कानूनन वो बैन है और उसके अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट बनती है और उसमें सजा भी। वकील साहब और रमन साहब, आप दोनों से एक और प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा सामने आती है कि महिलाएं हर फर्म में होती हैं, चाहे वो बिल्कुल निम्न तबका हो, चाहे वो दफ्तर हो, और हैरेसमेंट उनका हर जगह है। ऐसे में महिला मजदूर की अगर बात करें या एक महिला जो दफ्तर में काम कर रही है, उसके लिए तो विशाखा कमेटी गठित है, जो दफ्तर में काम कर रही है वो वहां कंप्लेन करेगी। एक मजदूरन है जो बिल्कुल ईंट गारट होती है, जिसे कुछ नहीं पता, सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकार हो रही है, वो कहां कंप्लेन करे और क्या सुनवाई होगी उसकी? जी, अगर हम बात करें, जैसे कि आपने भी बात की विशाखा गाइडलाइंस, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक केस था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उसमें गाइडलाइंस बनाई गई थी। उसके बाद ये उनके ऊपर भी लागू होती है जो बिल्कुल निम्न वर्ग की। जी मैं आ रहा हूँ। अब उसके बाद एक कानून आ गया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही नोटिफाई किया है पिछले साल ही, प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट एट वर्क प्लेस। उसमें क्या है कि जैसे अगर ऑफिस में भी कोई काम कर रहा है तो उसमें कमेटी बनानी पड़ती है। विशाखा गाइडलाइंस की जैसे आपने बात की, उसमें सेम गाइडलाइंस इनकॉर्पोरेट की गई हैं। उसमें एक इंटरनल कमेटी होती है, वो एक्शन लेती है। अब अगर हम बात करें, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो दुकानों पे काम कर रही हैं, एक दुकानदार के नीचे एक असिस्टेंट है, एक ही लेडी है, या फिर ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, तो उनका क्या हो? उस तरीके में भी कानून एप्लीकेबल है और इस कानून के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी का प्रावधान है, जिसमें वो वेलफेयर कमेटी होती है। वो इंटरनल कमेटी एक कंपनी में हो गई और डिस्ट्रिक्ट कमेटी वही लेबर ऑफिस में एक कमेटी बनाई जाती है, उसके पास जाके भी कंप्लेंट की जा सकती है। कानून तो है, बाकी एनफोर्समेंट कितनी यानी रमन साहब, आप और वकील साहब, आप दोनों ही ये कहना चाहते हैं कि कानून है लेकिन अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत है और एनफोर्समेंट नहीं है। एनफोर्समेंट नहीं है, आप ये कह रहे हैं, और रमन साहब कह रहे हैं कि अवेयरनेस सपोर्ट भी लेनी पड़ेगी। आप जब कहीं पे भी जाते हैं, आप किसी दूसरे शहर में भी जाते हैं, तो जाके ढूंढते हैं, किसी से पूछते हैं। अगर ये तबका ये करना शुरू कर दे तो सिस्टम में बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। यानी कि इसमें अवेयरनेस की बेसिक जरूरत है, और एनजीओ का भी, जैसा वकील साहब ने कहा कि आप लोग भी एक छोटे छोटे कार्यक्रम वगैरह कर सकते हैं, छोटे रोड शोज कर लें। जी बिल्कुल, रोड शोज कर लें। जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता उनको वर्बली मौखिकली बता दें कि क्या कानून है, कहाँ इस एनजीओ का ऑफिस है, कैसे राइट्स को एनफोर्स कराया जा सकता है। उससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं। जी चलिए, रमन साहब और वकील साहब, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, मजदूर दिवस पर और इतनी अहम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये थी मजदूर दिवस पर हमारी खास पेशकश। फिर हाजिर होंगे कुछ नया लेकर, तब तक के लिए नमस्कार। अरे रामू, तेरा बेटा किशन आजकल दिखता नहीं है। अरे शहर गया है बिजली का काम सीखने। शाबाश, गांव में बिजली है नहीं, वापस आकर लालटेन बेचेगा क्या? अरे आने वाले कल की तैयारी कर रहा है, गांव में बिजली आने वाली है, अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या मतलब? मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे।